हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान का अगला कॉमिक विशेषांक, अदृश्य मानव। शक्तिमान और अदृश्य मानव। यूं तो हर इंसान अपना जीवन जीने धरती पर आता है, पर जो औरों के लिए जीता है वही मसीहा होता है। सच कहा है किसी ने, सचमुच मसीहा वही होता है जिसका जीवन औरों के काम आता है, जो हर पल दूसरों के लिए जीता है, मानव और मानवता की भलाई के लिए अपने सुख चैन का बलिदान देकर बड़ी से बड़ी मुसीबतों से टकरा जाता है। ऐसे ही एक मसीहा का नाम है शक्तिमान। और शक्तिमान नाम का ये मसीहा कोई अवतार नहीं बल्कि इंसान ही है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कुंडलिनी जागृत करके पंच तत्वों से वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त की हैं जो मानवता की रक्षा की राह में कदम कदम पर उसका साथ दे रही हैं। और ये शक्तिमान की उन्हीं शक्तियों का प्रताप है कि उसके सामने सूखे पत्ते की तरह कांप उठते हैं वे पाप जिनका ईमान है और अंधेरा फैलाना जिनका मकसद। और ऐसे लोगों में प्रमुख है शैतान काकोदर उर्फ जेजे और उसका खतरनाक सहयोगी गिरगिट उर्फ माथुर। जिंदगी की हिफाजत करना मेरा उसूल है जेजे, इसलिए मैं तुम दोनों को ख़त्म तो नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे जहरीले दांतों को ज़रूर तोड़ दूंगा। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शक्तिमान, कुछ नहीं। हा 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 हा। अंधेरे के उन दो शैतान पुजारियों ने न सिर्फ अपने असली रूप बल्कि अपनी भयानक शैतानी शक्तियां भी धारण कर ली थी, लेकिन वो तामसी शैतानी शक्तियां शक्तिमान का बाल भी बांका नहीं कर पाईं। और वे शक्तियां ऐसा कर भी कैसे पाती। रोशनी की शक्ति और पुण्य का प्रताप जो शक्तिमान के साथ था। शक्तिमान ने मेरी रूप बदलने की शक्ति छीन ली है और काकोदर को वापस मूर्ति में बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब मेरी भलाई यहाँ से भागने में ही है। और फिर अंधेरे के उपासक काकोदर को समुद्र की गहराइयों में दफन करके हवा में लहरा उठा वो रोशनी का पुजारी। लेकिन अभी उसकी जंग खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी जिंदा थे अंधेरे के पुजारी गिरगिट उर्फ माथुर और माया उर्फ नताशा। शक्तिमान के हाथों से बचकर तुम दोनों जिंदा हो, यह अचंबा ही है माथुर। लेकिन अब तक तो शहर का बच्चा बच्चा तुम्हारी शक्ल से वाकिफ हो चुका होगा। बाहर निकलते ही तुम पुलिस के शिकंजे में होगे। तुम ठीक कहते हो सर, डॉक्टर सामरी। शक्तिमान ने काकोदर को ख़त्म करके हम दोनों की ताकत को भी ख़त्म कर दिया है। लेकिन हमें खतरा पुलिस से नहीं, शक्तिमान से है, सिर्फ शक्तिमान से। आई नो आई नो। और तुमने यहाँ आकर शक्तिमान नामक खतरे की यह तलवार मेरी गर्दन पर भी लटका दी, यू नो। यस। लेकिन अंधेरे की जो जंग हम लड़ रहे हैं, तुम भी उस जंग के एक सिपाही हो। फ़र्क ये है कि हम शैतानी शक्तियों से काम लेते हैं और तुम साइंसी शक्तियों के ज्ञाता हो। लेकिन ये मत भूलो डॉक्टर सामरी कि तुम्हें भी ये शक्तियाँ तमराज किल्विश से ही मिली हैं। तो फिर तुम तमराज किल्विश के पास ही जाओ और उनसे अपनी ताकतें वापस मांगो। तुम जानते हो डॉक्टर सामरी, इस वक्त अगर हम तमराज किल्विश से कुछ मिल सकता है तो वो है मौत, सिर्फ मौत। तमराज किल्विश के दासों में कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें हमारी भी मदद करनी होगी सामरी। जैसे ही हमें हमारी शक्तियाँ वापस मिलेंगी हम लौट जाएंगे। आई नो, लेकिन कैसे कैसे वापस हासिल करोगे तुम अपनी शक्तियाँ। एक तरीका है, शक्तिमान की बलि। शक्तिमान की मौत ही हमें दोबारा शक्तिशाली बना सकती है। माथुर की बात पर ठहाका मारकर हंसा डॉक्टर सामरी। आई नो। शक्तिमान के खौफ ने तुम दोनों का दिमाग बेकार कर दिया है। तुम भूल गए हो कि इस समय तुम एकदम आम घटिया आदमी की तरह शक्तिहीन हो। शक्तिमान को क्या मारोगे तुम। नहीं सामरी नहीं। शक्तिमान का सामना करने के लिए अभी हमारे पास एक ताकत है, अंधेरे की ताकत, पाप की ताकत। वही हमारे लिए रास्ता बनाएगी, क्योंकि अंधेरा कायम है। माथुर के चेहरे पर नाचती शैतानियत बता रही थी कि सचमुच अभी पाप का अंधेरा कायम था, लेकिन वह अंधेरा जल्दी खत्म होने वाला था, क्योंकि पुण्य के जिस सूर्य को शक्तिमान ने उदय किया था उसकी रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। ये तू क्या कह रही है शालू। वही जो तुम लोगों ने सुना। मैंने चोरी का धंधा छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि यह बुरा काम और बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। ये तू क्या बोले लिया शालू। तू तो कहती थी आज की तारीख में बुरे का भी बुरा नहीं होता। वो कल की बात थी। आज शक्तिमान के बारे में पढ़कर न जाने क्यों उस पर यकीन करने को जी चाहता है। ओह, तो शक्तिमान की वजह से तेरा भेजा फिरेला है। उसका ख्याल छोड़ दे, उससे तेरा मिलन नहीं होने वाला। क्योंकि तू इराक है तो वो अमेरिका है, तू डिस्को है तो वो राग मालकोस है। ये तो वही बात हुई कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर पर फोड़ दूं। एक शक्तिमान के लिए सारी गैंग छोड़ दी। शराब। अपुन ने फैसला कर लिया तो कर लिया। अपुन अब शराफत की ज़िंदगी जिएगा। शराफत के कीटाणु बहुत खतरनाक होते हैं। अपुन पर उनका असर नहीं होने वाला। अपुन आज साइंटिस्टों की कॉलोनी में गेम बजाने जा रहा है। जो अपने साथ चलना चाहे चल सकता है। सभी चले गए।
शालू अकेली रह गई थी, लेकिन अकेली रहने के बाद भी उसे इस बात की खुशी थी कि उसने वह पाप का रास्ता छोड़ दिया था जिस पर उसके साथी अभी भी दौड़ रहे थे, और उनका शिकार बन रहा था साइंटिस्ट कॉलोनी में रहने वाला प्रोफेसर बटाव डेकर का घर। सुनो, उठो, मुझे लगता है अपने घर में चोर घुस आए हैं। सोने दो शांति, लगता है तुमने कोई सपना देखा है। अरे मैंने ऐसे बड़े बड़े चोर देखे हैं जो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं और मुझ जैसे गरीब साइंटिस्ट का फार्मूला चलाते हैं, इसलिए मुझे चोर देखने का कोई शौक नहीं। सो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, हमें चलकर फ़ौरन उन्हें पकड़ना चाहिए। एक झटके से उठ खड़ा हुआ प्रोफेसर बटाव देकर, यू आर राइट, मैं जाता हूँ और उन्हें पकड़ता हूँ, लेकिन एक मिनट, अगर गलती से उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो तुम्हारी साड़ियों, लिपस्टिक और मेकअप के सामानों का क्या होगा? देखो शांति, मैं तुम्हें विधवा के लिबास में देखना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों सो जाते हैं। प्रोफेसर बटाव देकर एक बार फिर पलंग पर लेट गया। इस बार माथा पीट लिया उसकी पत्नी शांति ने। हद हो गई, किस डरपोक से मेरी शादी हुई है। आज तुम्हारी जगह शक्तिमान होता तो। शक्तिमान के नाम पर एक बार फिर उछल कर खड़ा हो गया प्रोफेसर बटाव देकर। शक्तिमान? हाँ हाँ शक्तिमान, वो होता तो अब तक इन सबकी छुट्टी कर देता। ओह, तो क्या शक्तिमान उनकी फैक्ट्री में छुट्टी का भौंपू बजाता है? जी नहीं, उसे देखते ही अच्छे अच्छों का भौंपू खुद ब खुद बच जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह डरपोक नहीं, शक्तिमान है शक्तिमान। मैं भी डरपोक नहीं, मैं भी शक्तिमान से कुछ कम नहीं हूँ। देखना है तुम्हें? आओ मेरे साथ। अपनी पत्नी के सामने डींगे मारता प्रोफेसर बटाव देकर एक छलांग मारकर पलंग से खड़ा हो गया। अब चलते क्यों नहीं? क्या हुआ? टांगे क्यों काँप रही हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो। प्रोफेसर ने बड़ी मुश्किल से अपने कदम आगे बढ़ाई थे कि चोर उस तक आ पहुंचे। ऐ शाणे, आवाज़ नहीं मांगता, अगर आवाज़ मुंह से निकली तो गोली भेजे के पार हो जाएगी। चल पलट, और जितना भी तेरे पास माल है सब हमारे हवाले कर। दे दो, जो कुछ अपने पास सब दे दो इनको। ए चिकनी, अपने पास टेम लगा, जल्दी निकाल ये चूड़ियाँ या मंगलसूत्र, जल्दी कर। देती हूँ। चोरों के जो हाथ लगा वही लेकर तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो गए। पीछे से चिल्लाने के लिए खुले प्रोफेसर बटाव डेकर के मुंह को उसकी पत्नी ने बंद कर दिया। चुप करो। अरे अगर तुम्हारे चिल्लाने से चोर पकड़े गए तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे घर में कुछ भी नहीं था, और मैं मोहल्ले वालों को कैसे बताऊंगी कि हमारा 85 लाख का सामान चोरी हो गया। वाह, क्या आइडिया है। चुप करो। चोरों को चोरी करने से तो रोक नहीं सके, अब बकवास कर रहे हो। चले थे शक्तिमान बनने। इस बार शक्तिमान का नाम सुनते ही झुंझलाहट से चीख पड़ा प्रोफेसर बटाव देकर। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, आखिर ऐसा क्या है शक्तिमान में जो मुझ में नहीं है? मैं क्या शक्तिमान से कम हूँ? हाँ, पूरे 3 इंच कम हो तुम शक्तिमान से। अरे बेवकूफ़ औरत, आदमी को उसकी लंबाई से नहीं नापा जाता। तू नहीं जानती कि प्रोफेसर बटाव डेकर आने वाले वक्त का कितना महान साइंटिस्ट है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि प्रोफेसर बटाव डेकर इस वक्त का सबसे बेकार आदमी है। हर बड़े आदमी की ऐसी बेकदरी हुई है। अरस्तू से लेकर आइंस्टीन तक सबको दुनिया ने पागल कहा है। इस पूरे शहर में एक ही आदमी था जिसने मेरी कद्र की थी और अपने रिसर्च सेंटर में मुझे एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त दी थी, और वो आदमी था शहर का मेयर जे। हाँ, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए ना अब वहाँ आपकी कद्र होगी और ना एक्सपेरिमेंट, समझे? ऐसा कैसे हो सकता है? जे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर वाले मुझे वहाँ एक्सपेरिमेंट करने से कैसे रोक सकते हैं? मुझे विश्वास है, कोई करे ना करे, वे लोग मेरी कद्र ज़रूर करेंगे। प्रोफेसर बटाव डेकर का यह विश्वास उस समय चूर चूर होकर रह गया जब वह जे साइंस रिसर्च सेंटर पहुंचा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही जो तुमने सुना। हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि अब हम ऐसे एक्सपेरिमेंटों पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे जिनका रिजल्ट निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। यूँ समझिए कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पास तुम्हारे फिजूल के एक्सपेरिमेंट पर लगाने के लिए पैसा है ही नहीं। प्रोफेसर बटाव डेकर पर जैसे गाज गिरी। लेकिन जे साहब ने तो वायदा किया था कि जब मैं चाहूँ अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख सकता हूँ। वो तो चाहते थे, मैं जानता हूँ वो क्या चाहते थे, लेकिन अब वे नहीं चाहते। जी हाँ, ये समझ लीजिए कि यह बात जे साहब की आत्मा ने खुद आकर हमसे कही है। जब तक आप अपना रिसर्च सेंटर बंद नहीं करेंगे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन सावंत सर, ये तो नामुमकिन है। मिस्टर बटाव डेकर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हमारी ये संस्था आपको यहाँ उससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त नहीं देती है, डेट्स ऑल। अब प्रोफेसर बटाव डेकर के वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है सर, तो मैं चलता हूँ। थैंक यू एवरीबडी। टूटे मन से रिसर्च सेंटर से निकला प्रोफेसर बटाव डेकर। जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को अपनी सहेलियों के सामने डींगे मारते पाया। अब क्या बताऊं बहन, हमारे घर में कितना बड़ा कलर टीवी था, फ्रिज था, वीसीआर था, सब जापान से आया था, मुँह सब उठा कर ले गए। कमाल की बात तो ये है कि हमें ज़रा भी आहट नहीं लगी। ये तो बहुत बुरा हुआ।
अच्छा, तेरी चीज़ों का बीमा तो हो गई? नहीं। बीमा? बीमा क्या करवाते? वो प्रोफेसर ने बातचीत में दखल देना चाहा, लेकिन वहाँ किसी ने उसकी सुनी ही नहीं। अनदेखी मार पड़ेगी उन मजदूरों पर, पूरे 47.5 लाख रुपए की चोरी की है कमबख्तों ने। वो तो है। अच्छा, हम चलते हैं। ठहरो, मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने विमला से भी मिलाऊंगी। बेचारी को पता ही नहीं होगा कि हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। वो शांति, पानी। प्रोफेसर की पत्नी ने ना प्रोफेसर की आवाज़ सुनी और ना उसे देखा। अपनी सहेलियों से बतियाती वह बाहर निकल गई। उफ, शांति ऐसे मेरे पास से गुजर गई जैसे मैं उसे दिख ही नहीं रहा। हे भगवान, कब सद्बुद्धि देगा तो इस औरत को। चलो, पानी के लिए अपने बेटे राजू को बुलाता हूँ। राजू, राजू बेटे। कई आवाज़ें लगाने के बाद जब राजू प्रोफेसर के पास पहुंचा तो, राजू, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ। आई एम सॉरी पापा, मुझे सुनाई नहीं दिया। झुंझला उठा प्रोफेसर बढ़ाव देकर। तुम्हें मैं सुनाई नहीं देता, तुम्हारी मम्मी को मैं दिखाई नहीं देता, कहीं मैं कोई पारदर्शी वस्तु तो नहीं? समथिंग ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल थिंग, एक अदृश्य मानव। अदृश्य मानव? ओह! अचानक ऐसे उछला प्रोफेसर बढ़ाव देकर मानो उसे कारू का खजाना मिल गया हो। इनविजिबल मैन, इनविजिबल मैन, इनविजिबल मैन। हाँ बेटा, इनविजिबल मैन। तुम देखना चाहोगे इनविजिबल मैन को? यस पापा। आओ आओ मेरे साथ। अपने बेटे राजू को लगभग खींचता हुआ प्रोफेसर बढ़ाव देकर उसे लेकर पहुंचा वहां जहां उसकी लैब मौजूद थी। यहाँ तुम्हें इनविजिबल मैन दिखेगा राजू, और वह दिखेगा इस गोल्डा सूट की मदद से। ये सूट तो बहुत चमक रहा है पापा, क्या ये सोने का है? हाँ, ये प्योर सोने का है। मैंने इसे बनाने में अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी है, इसलिए तो मैं गरीब हूँ। लेकिन अब मैं गरीब नहीं रहूँगा। आज मेरा एक्सपेरिमेंट मुझे माला माल कर देगा। देखते जाओ, अब मैं इसके सहारे क्या कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ ना? यस पापा। जैसे ही प्रोफेसर बड़ावडेकर ने गोल्डा सूट गोल्डा सूट पहनना शुरू किया, वैसे ही हा 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 हा। पापा, पापा आपके पैर दिखाई नहीं दे रहे। पापा, आपके पैर दिखाई नहीं दे रहे। अभी तो सिर्फ मेरे पैर गायब हुए राजू, अब मेरा सारा जिस्म गायब होगा। देखो। राजू भौचक्का से अपने पापा के शरीर को गायब होता देखता रह गया। पापा, पापा, आपका सिर्फ सिर दिख रहा है पापा। आपका शरीर कहाँ गायब हो गया पापा? ये क्या चमत्कार है पापा? हा 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 हा। ये चमत्कार नहीं है मेरे बच्चे, ये तो प्रोफेसर बड़ावडेकर का आविष्कार है। और अब इस चमत्कार का एक और कमाल देखो। प्रोफेसर बड़ावडेकर ने अपने अदृश्य हाथों से पास ही रखा गोल्डा टोप उठाया, और जैसे ही प्रोफेसर ने उस टोप को अपने सिर पर पहना, वैसे ही उसका सिर भी गायब हो गया और इसी के साथ हवा में उड़ता चला गया राजू। हा हा हा, मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया राजू। पापा, मुझे नीचे उतारो पापा, मुझे डर लग रहा है पापा, प्लीज मुझे नीचे उतारो। हा हा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है राजू। अच्छा, मैं तुम्हें नीचे उतारता हूँ, पहले प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ पापा, गॉड प्रॉमिस। अब मुझे नीचे उतारिए। अच्छा, लो, हमने तुम्हें नीचे उतार दिया। ओ थैंक्स पापा। अब प्लीज सामने आइए। तुरंत ही सामने आया प्रोफेसर बड़ावडेकर। पापा, दौड़कर अपने पापा से लिपट गया राजू। ओ पापा, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ बेटे, लेकिन ये कमाल कुछ भी नहीं। असली कमाल तो तब होगा जब सारी दुनिया प्रोफेसर बड़ावडेकर और इनविजिबल मैन के कारनामे देखेगी। प्रोफेसर बड़ावडेकर के चेहरे पर दुनिया भर के लिए नास्ती नफरत आने वाले समय में निश्चित ही कोई गुल खिलाने वाली थी, लेकिन फिलहाल तो शहरवासी आतंकी से देख रहे थे सामने घटते उस मंजर को। हमारा घर मत जलाओ बेटा। बचाओ। आ भाग जाओ, ना कोई यहाँ देखने वाला होगा ना बचाने वाला। भागो, बचाओ हमें। हा हा हा, चिल्ला मत बूढ़े, तमाशा देखने वाले सब भाग चुके हैं। अब तुझे और तेरे घर को बचाने कोई नहीं आने वाला। ए पकिया, जला दे इस भुट्टे का घर। धधकती मशाल लेकर आगे बढ़ा पकिया नाम का वह बदमाश निश्चय ही उस घर को जला देता, अगर उस जबरदस्त किक ने उसके हाथ से मशाल आ और दूसरी करारी किक ने उसके थोबड़े से चीखना निकाल दी होती। और उन किकों को जलने वाला कोई और नहीं, शालू थी, जो अब तक ऊपर मछली उछली मशाल को लपक चुकी थी। हमें उन गुंडों से बचा लो शालू बेटी, हमने ये घर खाली नहीं किया तो ये हमारे घर को जलाने आ गए। घबरा मत काका, ये घर तुम्हारा और तुम्हारा ही रहेगा। छोकरी बहुत बोल रही है, आओ पहले इसे ही ठिकाने लगा दें। शालू को ठिकाने लगाने के लिए शेर का जिगरा चाहिए था। तुम जैसे गीदड़ तो था।
शालू की परछाई को भी नहीं छू आ सकते। शालू के बारों से बदमाशों को पता चल गया था कि उसकी बातों में कितना दम है। तभी तो उन्होंने शालू से निपटने के लिए वह रास्ता इस्तेमाल किया था। मेरा बच्चा, मम्मी! रुक जा छोकरी, वरना इस लड़के के गर्दन पर छुरी चल जाएगी। ओह, रुकना ही पड़ा शालू को। और जैसे ही शालू रुकी वैसे ही पासा पलट गया। हा 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 हा। बहुत बहादुर समझती है अपने आप को। उस भुट्टे का घर बचाने आई थी ना, अब देखती जा उस भुट्टे का घर कैसे चलता है। ए पकिया, उठा मशाल, लगा आग। इस बार पकिया को रोकने वाला कोई ना था और घर ने आग पकड़ ली। अब कुछ ही पलों बाद धू धू करके जल जाना था एक गरीब और मजलूम का घर। और ऐसा हो भी जाता अगर मजलूम के दिलों में राहत पहुंचाने वाली वह आवाज़ न गूंजी, जुम 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 जुम, और आ ना पहुंचता वह गरीबों और बेसहारों का हमदर्द जिसे सारी दुनिया कहती है शक्तिमान, शक्तिमान। इधर लोगों के मुंह से निकला वह नाम और इधर शक्तिमान के मुंह से निकला वह तूफान जो भीषण होती जा रही आग को ऐसे बैठाता चला गया जैसे साबुन के झाग बैठते हैं। लेकिन क्रोध की आग अभी भी जल रही थी शक्तिमान की आंखों में, उन बदमाशों के लिए जिन्होंने वहां आग लगाई थी। शक्तिमान की जलती आंखों का ज्यादा देर सामना न कर सके वे बदमाश भाग खड़े हुए सभी। लेकिन शक्तिमान अब उन्हें कहाँ भागने देता। शक्तिमान के हाथों से निकली उन तरंगों ने भागते हुए बदमाशों को अपनी चपेट में लेकर उन्हें तड़पा डाला। आ, आ! और फिर शक्तिमान के हाथों के एक झटके के साथ ही हवा में लहरा कर सभी बदमाश ऐसे टकराए जैसे दो सांड आपस में टकराते। और यह क्रम तब तक जारी रहा जब तक बदमाश पुकार ना उठे, हमें माफ कर दो शक्तिमान, हमें माफ कर दो शक्तिमान। घर जलाएंगे आप लोग? नहीं शक्तिमान, नहीं। बूढ़े कमजोर लोगों को सताएंगे? नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है, अपनी मर्दानगी दिखाओ और शराफत से खुद पुलिस स्टेशन चले जाओ। ठीक, ठीक शक्तिमान, हम जा रहे हैं, सीधा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ध्यान रखना, अगर सीधा पुलिस स्टेशन नहीं गए तो इस बार तुम्हें वहाँ अस्पताल होकर जाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शक्तिमान, आपने इन गुंडों से हमारी जान बचाई। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। अब आप उस घर में आराम से रह सकते हैं, कोई आपको वहाँ से नहीं निकालेगा। शालू उसके सामने आ पहुंची। शक्तिमान, अरे शालू, बच्चों के केक में जहर मिलाने वाले का नाम बताने का शुक्रिया। तुम एक अच्छी लड़की हो। शालू के दिल के तारों को छेड़कर चल दिए शक्तिमान को उस आवाज ने रोक लिया। शक्तिमान रुक जाओ। आज की आवाज की रिपोर्टर गीता विश्वास की आवाज थी, वह जो लपक कर शक्तिमान के पास पहुंची थी। शक्तिमान, तुम कहाँ चले गए थे? गुम हो गया था अपनी ही तलाश में, ढूंढ रहा था शक्तिमान के असली मकसद को। असली मकसद? हाँ, मैंने जाना कि शक्तिमान का असली मकसद गरीबों की मदद करना और शैतानी ताकतों से लड़ना ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में अच्छाई और भलाई के प्रति विश्वास जगाना है। एक ऐसा विश्वास जिसे तोड़ने का हक शक्तिमान को भी नहीं है। इसलिए मैं वापस आया। ये तुमने अच्छा ही किया शक्तिमान, क्योंकि तुम्हारे वापस आ जाने से फिर से लोगों के दिलों में एक लहर सी छा गई है। एक और सवाल शक्तिमान, क्या तुम्हारे वापस आ जाने में और जेजे की मौत में कोई रिश्ता है? जेजे की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ बुरी ताकतें उसके ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रही थी। मैंने उन बुरी ताकतों को ख़त्म कर दिया। अभी तो मैं चलता हूँ। सॉरी, तुमने ख़त्म कर दिया, मगर कैसे? इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा। अभी तो मैं चलता हूँ। तूफानी गति से घूमकर शक्तिमान चला तो गया था, लेकिन अपनी एक निशानी गीता विश्वास के पास छोड़ गया था, उस फूल के रूप में जो गीता विश्वास के हाथों में थमा था। और गीता उसे ऐसे देख रही थी जैसे उस फूल के रूप में शक्तिमान ने सारा जहां उसे दे दिया था। लेकिन फिलहाल उसके लिए महत्वपूर्ण था शक्तिमान का इंटरव्यू, जिसे लेकर वह जल्दी अपने संपादक के सामने पहुंची। आओ गीता आओ, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात खुशी की है सर, मैं शक्तिमान का वह इंटरव्यू ले आई हूँ जिसका आपको हमेशा इंतजार था। क्या? और तुरंत ही समझ सॉरी एडिटर निराला बुरी तरह चौंका और तुरंत ही संभल गया। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि यह इंटरव्यू सच में शक्तिमान का है? मेरे पास सबूत है सर, इस मिनी टेप रिकॉर्डर के रूप में। गीता ने टेप रिकॉर्डर ऑन करके एडिटर को शक्तिमान की आवाज़ सुना दी। इसका क्या सबूत है कि यह आवाज़ शक्तिमान की है? ओफो, यह इंटरव्यू शक्तिमान ने दिया, यह प्रूव करने के लिए क्या शक्तिमान को खुद ही आना पड़ेगा? बिल्कुल, जब वह तुम्हें इंटरव्यू दे सकता है तो क्या उसे प्रूव करने यहाँ नहीं आ सकता? गीता की सच्चाई का प्रूफ देने के लिए खुद वहां पहुंचा शक्तिमान। हाँ, मैं अपने इंटरव्यू का प्रूफ देने आ गया हूँ। क्या अब भी आपको शक है? जी नहीं शक्तिमान, नहीं शक्तिमान साहब, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ शक्तिमान से ही काम चला लीजिए। वैसे भी आप बुजुर्ग हैं, यहाँ तो बच्चे भी मुझे शक्तिमान के नाम से पुकारते हैं। बैठने के लिए नहीं कहेंगे?
बैठिए बैठिए। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि गीता विश्वास कभी झूठी खबर ला ही नहीं सकती। वो तो मैंने ये सब नाटक इसलिए किया कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए था अपनी बेटी नीपा के लिए। ऐसा है तो लाइए पेन। शक्तिमान ने अपने ऑटोग्राफ दिए और उठकर बाहर चल दिया। चलता हूँ। अरे शक्तिमान रुको, जरा सुनो तो। गीता विश्वास पुकारती रह गई, लेकिन शक्तिमान वहां नहीं रुका। वह एडिटर के केबिन से बाहर निकला और गंगाधर में बदल गया। गीता विश्वास बाहर निकली तो शक्तिमान की जगह गंगाधर को वहां देखकर हैरान रही। गंगाधर तुम यहाँ? शक्तिमान कहाँ चला गया? हम जानते हैं कि शक्तिमान भैया कहाँ है। अच्छा तो फिर बताओ ना, कहाँ है शक्तिमान? बता दें, क्रोधित तो नहीं होंगी आप? अरे बाबा नहीं होंगी, बताओ। तपाक से बोल उठा गंगाधर। शक्तिमान भैया हमारी जेब में है। क्या? हाँ गीता जी, वास्तव में ही शक्तिमान भैया हमारी जेब में ही है। ये देखिए। गंगाधर ने अपनी जेब से शक्तिमान की फोटो निकालकर गीता के सामने कर दी और खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन गीता विश्वास के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे इंसान होने पर अफसोस हो रहा हो। अगर वह शेरनी होती तो निश्चय ही वह गंगाधर को कच्चा चबा जाती। इसी बीच शहर की एक सुनसान और बदनाम गली में घट रही थी वह आश्चर्यजनक घटना, और मिट्टी पर पड़ने वाले पैरों के ये निशान इस बात के घोतकते हुए किसी मुसीबत के निशान ही थे। गीली मिट्टी पर पैरों के निशान पड़ रहे थे और वह मुसीबत इस समय बढ़ रही थी उधर जहां मौजूद थी वह चोर मंडली। यह साइंटिस्ट कॉलोनी से लूटा हुआ माल है, इसको ठिकाने लगाने से पहले इसका हिस्सा करना मांगता है। यह सोने की चैन, हार, मंगलसूत्र, अंगूठी तुम दोनों का, और ये सोने की चूड़ियां अपन की। ठीक ठीक। अपना अपना माल संभालो, फूटो यहाँ से। अचानक उसकी कमर पर पड़ी लात ने उसे चारों खाने चित्त कर दिया। वह संभला तो उसकी नाक पर ऐसा खूंचा पड़ा कि नानी याद आ गई। आई! उसके दोनों साथियों का हाल तो उससे भी बुरा था। आउ ऊ! लेकिन वार करने वाला नजर नहीं आ रहा था। वार पर वार हो रहे थे। हम पर वार करने वाला कोई भूत है। सटाक! भूत! जवाब में गूंजी उस आवाज ने तीनों की हड्डियों में सर्द लहर दौड़ा दी। मैं भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। तो भूत नहीं हो तो कौन हो तुम? और तुम्हें तुम्हारी उन शैतानियों की सजा देने आया हूं जो तुमने सैकड़ों लोगों को मारने, पीटने और लूटने में की है। हवा में लहराता डंडा कोड़े की तरह तीनों के शरीरों पर बरस रहा था। और तब तक बरसता रहा जब तक वे तीनों बेहाल ना हो गए। हमें माफ कर दो हमारे बाप, हम आज से कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम चोरी चकारी छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे बाप। डंडे के लहराने के साथ ही आवाज एक बार फिर गूंजी। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूं। तुम्हें उठक बैठक लगानी होगी। 1 से लेकर 10 लाख तक गिनती गिनो। बोलो मंजूर? बिल्कुल मंजूर बाप, बिल्कुल मंजूर। तीनों अपनी लड़खड़ाती टांगों पर बड़ी मुश्किल से खड़े हुए और कान पकड़कर उठक बैठक लगाने में जुट गए। जबकि आदर्श मानव यानी प्रोफेसर बढ़ाव देकर जुट गया उन गहनों को उठाने में जिनसे उसकी पत्नी को उससे भी ज्यादा प्यार था। मेरी चेन, मेरी अंगूठी, मेरी चूड़ियां, मेरी ज्वेलरी, ये सब यहाँ कैसे आए? कौन लाए इन्हें? इन्हें पापा लाए हैं मम्मी। पापा? कहाँ है तुम्हारे पापा? और ये सब वो कैसे ला सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। ये सच बोल रहा है। अरे ये तो तुम हो। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। मेरे सामने? लेकिन मुझे तो नजर नहीं आ रहे। मैं तुम्हें पहले भी कब नजर आता था शांति? इसलिए मैंने सोचा कि मैं अदृश्य हो जाता हूँ, शायद इनविजिबल होने के बाद ही मैं विजिबल बन सकूं। कहाँ की हाँक रहे हो? अदृश्य होने का नाटक मत करो। नहीं माँ, पापा ठीक कहते हैं, मैंने उन्हें अदृश्य होते हुए देखा है। तुम्हें अब भी यकीन नहीं आएगा शांति। मैं जानता हूँ तुम्हारी तरह लोग भी मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं झूठा नहीं। तुम्हारी दौलत तुम्हारे सामने पड़ी है, संभालो उसे। मैं चला क्योंकि मुझे पहुंचना है जे रिसर्च सेंटर। साथियों, जे साहब ने जिस उद्देश्य से रिसर्च सेंटर खोला था वह तो अब पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि जे साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अब क्यों ना हम अपना उद्देश्य पूरा करें, और हमारा उद्देश्य यह है कि हम ट्रस्ट से एक्सपेरिमेंट का दुगना चौगना खर्चा वसूल करें। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश बड़े बड़े आविष्कारों से महरूम हो रहा है। हमारे देश के प्रतिभावान वैज्ञानिक देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं। कौन है ये? कौन बोल रहा है? जवाब में दीवार पर टंगी जे की तस्वीर हवा में लहराई और ये मैं हूँ जे। तुम लोगों ने मेरी आत्मा को बहुत परेशान किया है। तुमने मेरे रिसर्च सेंटर का गलत इस्तेमाल किया है। मैं तुम लालचियों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे लाए वैज्ञानिक पटाव देकर को रिसर्च सेंटर से निकाल दिया। चटाक चट! मैं तुम सब दोस्तों को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। गिग्गी बन गई सभी की। हमें माफ़ कर दीजिए जे साहब, हमें सुधरने का एक मौका दीजिए प्लीज़ प्लीज़। मैं तुम लोगों को एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। तुम सब लोगों को बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर चिल्लाना होगा कि हम चोर हैं, बेईमान हैं,
हम चिल्लाएंगे, हम सब चिल्लाएंगे और कहेंगे कि हम सब चोर हैं, बेईमान हैं। अदृश्य मानव के इन कारनामों की खबर जल्द ही आज की आवाज़ समाचार पत्र के ऑफिस में जा पहुंची। आप गीता विश्वास हैं? जी हाँ, मैं प्रोफेसर बड़ावडेकर की पत्नी शांति हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? मेरे पति गायब हो गए हैं। देवी जी, अगर आपके पति गायब हो गए हैं तो इसमें ये देवी जी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें किसी को गायब करना नहीं आता। गंगाधर प्लीज़ अपनी बकवास बंद करो। देखिए, आप उधर गुमशुदा डिपार्टमेंट में जाकर इश्तेहार दे दीजिए। ओके, वो आप गलत समझ रही हैं। मेरे पति लापता नहीं हुए बल्कि गायब हो गए। मेरा मतलब है दिखाई नहीं देते। आई मीन इनविजिबल हो गए। यू मीन इनविजिबल मैन, अर्थात अदृश्य मानव। अदृश्य मानव के बारे में जानकर गीता विश्वास और गंगाधर ही नहीं, अंधेरे के सम्राट तमराज किल्विश के शैतान सेवक भी चौंके थे। आज दोपहर जेजे सेंटर में जो हंगामा हुआ उसके बारे में लोगों का कहना है कि वह सब जेजे के भूत ने नहीं, किसी इनविजिबल मैन ने किया था। उनके अंदाजे के मुताबिक वह जेजे रिसर्च सेंटर का कोई वैज्ञानिक है जो अपने साथ किए गए बुरे बर्ताव का बदला लेने आया था। दूसरी तरफ आज शाम एक महिला ने पुलिस में ये रिपोर्ट लिखवाई और दावा किया है कि उसके पति अदृश्य हो गए हैं। महिला का नाम शांति है और वह उसी प्रोफेसर बड़ावडेकर की पत्नी है जो कई दिनों से जेजे रिसर्च सेंटर में अपनी रिसर्च कर रहे थे। टीवी ऑफ करते माथुर के चेहरे पर इस समय जमाने भर की शैतानी चमक नजर आ रही थी। नताशा, हमें वह हथियार मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, और वह हथियार है इनविजिबल मैन यानी अदृश्य मानव। अगर वह फार्मूला हमें मिल जाए तो हम अदृश्य होकर शक्तिमान के हाथों से बच सकते हैं। अदृश्य होकर हम तो शक्तिमान से बच जाएंगे, लेकिन हमसे नहीं बच पाएगा शक्तिमान। आई नो। तुम दोनों एकदम ठीक सोच रहे हो, लेकिन उस फार्मूले को पाने के लिए तुम्हें प्रोफेसर बड़ावडेकर को ढूंढना होगा जो अदृश्य मानव बना हुआ है, और अदृश्य होते हुए उस तक पहुंचना आसान ना होगा। हमें उस तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर सामरी, उसे खुद हमारे तक पहुंचना होगा। जिसको ढूंढने की वे शैतान योजना बना रहे थे वह प्रोफेसर बड़ावडेकर उर्फ अदृश्य मानव। ओह, सही समय पर इस बच्ची को सड़क के बीच से उठा लिया, नहीं तो उस कार ने इस बच्ची को कुचल दिया था। लेकिन इस कार में बैठे लोगों की आंखों पर ऐसा कौन सा चश्मा चल लगा है जो इसने ये बच्ची सड़क पर दिखाई नहीं दी? मेरी बच्ची को माँ के हाथों में सौंप कर वह अदृश्य मानव आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि कार में सवार लोगों की आंखों पर अपराध का चश्मा चढ़ा हुआ है। बम कहाँ लगाने हैं बॉस? उस सामने वाली बिल्डिंग में। जाओ, जाकर होशियारी से अपना काम करो। ओके बॉस। तीनों बदमाश बमों को लेकर भाग खड़े हुए और कुछ पलों बाद ही उन्होंने पूरी बिल्डिंग में बम बिछा दिए। लेकिन वे बम लगाकर भाग खड़े होते उससे पहले ही अदृश्यवारों ने उन बदमाशों के थोबड़े सुझा दिए और सामने देखते हुए दृश्य ने अचंभे से फैला दी उनकी आंखें। ये बम हवा में कैसे उड़ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? जो हैरत अंगेज घटना यहाँ घट रही थी उसमें जल्दी शक्तिमान भी शामिल होने जा रहा था। अब देखना, आधे घंटे में उस इमारत के चीथड़े उड़ जाएंगे। कार से गूंजती हुई आवाज़ पास से ही गुजरते गंगाधर के कानों में पड़ी और अगले ही क्षण वह तूफानी गति से घूम उठा। इधर बदमाशों के हाथों में नजर आने लगे बारूद उगलने वाले हथियार। ये कोई भी हो अब नहीं बचेगा। चारों तरफ बारिश की बूंदों की तरह गोलियां बरसा दो, जो भी होगा मारा जाएगा। ता 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 ता। गोलियों की धुआंधार बारिश होने लगी और निश्चित ही गोलियों की यह वर्षा अदृश्य मानव को नुकसान पहुंचाने वाली थी अगर शक्तिमान वहां पहुंचकर गोलियों को अपने सीने पर नहीं रोक लेता और बदमाशों के हाथों से उनके हथियारों को छीनकर उनका चूर्ण न बना देता। एक क्षण बाद ही, यह है तुम तीनों की सजा। शक्तिमान की उंगली से निकलकर तरंगे तीनों बदमाशों से जा लिपटी और फिर शक्तिमान के हाथों एक झटके के साथ ही फट तीनों होश खो बैठे। इसी के साथ शक्तिमान को सुनाई दी वह पच्चाप जो दिखाई दिए पैरों के निशान। दूसरे ही क्षण शक्तिमान के मुंह से निकले वे शब्द, रुक जाओ प्रोफेसर, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ हो, तुम मेरी नज़रों से नहीं छिप सकते। शक्तिमान की आंखों से निकली किरणों ने प्रोफेसर बड़ावडेकर को सदृश्य कर दिया। वाकई तुम जीनियस हो शक्तिमान, तुमने मुझे अदृश्य होने के बाद भी देख लिया जबकि मैं दिखने के बाद भी किसी को नजर ही नहीं आता था। दुखी मन की भावनाएं शब्द बनकर निकल रही थी प्रोफेसर के मुंह से, जिन्हें अच्छी तरह समझ रहा था शक्तिमान। तुमने अच्छाई और सच्चाई का साथ दिया है प्रोफेसर, और शक्तिमान सदा उनके साथ ही है जो अच्छाई और सच्चाई का साथ देते हैं। शक्तिमान तुम्हारी काबिलियत की कद्र करता है प्रोफेसर। एक समझदार आदमी ही दूसरे समझदार आदमी की कद्र करता है शक्तिमान। लेकिन लोग मुझे नाकारा और सनकी समझते रहे। मेरी बीवी भी उनमें शामिल थी, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए मैंने यह आविष्कार किया। जल्दी सबको पता चल जाएगा कि मैं एक महान वैज्ञानिक हूँ, अ ग्रेट साइंटिस्ट। इसमें कोई शक नहीं कि तुम ग्रेट हो प्रोफेसर, लेकिन अपनी महानता साबित करने के लिए अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को छोड़ना कहाँ की महानता है? तुम नहीं जानते हो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे घर छोड़ने से बहुत परेशान हैं वो, इसलिए अपने घर जाओ प्रोफेसर, क्योंकि वास्तव में ग्रेट वो होता है जिसे दूसरों के एहसास का एहसास होता है। उनके एहसास को समझो और जाओ अपने घर को, जाओ। अदृश्य मानव के एहसास को झंझोड़ कर रख दिया था शक्तिमान ने। लौट पड़े थे उसके कदम अपने
उस घर की तरफ जिसे वह छोड़ आया था। इसी के साथ शक्तिमान के होठों पर ऐसी मुस्कान दौड़ गई जैसे उसने कोई किला जीत लिया। वैसे एक पति को उसकी पत्नी और एक पिता को उसके बेटे से मिलवाना किला जीतने से कम था भी नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स इनविजिबल गैंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।